नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अक्रेंस, डिस्कवरी एवं जनरल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। भाई वाकई में गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, गोल्जी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। सो इन द सेल ऑफ हायर प्लांट्स द गोल्जी बॉडीज और डिक्टियोसोम्स आर यूजुअली फाउंड scattered throughout the cytoplasm and their distribution does not seem to be ordered or localized in any particular manner. जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो गोल्जी बॉडी या अपन उसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ये यूजुअली साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई पाई जाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर जो प्लेस है ना, वहां पे ये लोकलाइज्ड नहीं होती है। However, in animal cells, the Golgi apparatus is a localized organelles. Animal cells में ये localized organelles के रूप में पाया जाता है। अर्थात क्या हुआ, प्लांट्स में तो ये क्या होता है, स्कैटर्ड होती है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, और एनिमल सेल्स में ये localized रूप में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेल्स ऑफ ectodermal और endodermal origin, the Golgi apparatus remains polar and occurs in between the nucleus and the periphery. For example, thyroid cells, exocrine, pancreatic cells, and mucus-producing goblet cells of intestinal epithelium, and in the nerve cell, it occupies a circumnuclear position. जो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन की जो कोशिकाएं होती है, उसमें जो गोल्जी अपरेटस होता है वो पोलर पाया जाता है, यानी ध्रुवीय होता है बेसिकली, और न्यूक्लियस तथा पेरिफेरी के बीच में पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, आप देख रहे हैं, थायराइड सेल्स हैं, एक्सोक्राइन, पेनिक्रियाटिक सेल्स एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियम। एंड इन द नर्व सेल्स है ना, और तंत्रिका कोशिकाओं में ये सर्कम न्यूक्लियर पोजिशन में ये पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से जो गोल्जी बॉडी होती है वो एनिमल्स में तथा प्लांट्स के अंदर इस प्रकार से ये पाई जाती है। अब इसका ओरिजिन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी कहाँ होता है, ये अपन कहते हैं गोल्जी बॉडी और का ओरिजिन तथा मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। देयर आर 3 डिफरेंट व्यूज हैव बीन प्रपोज्ड फॉर ओरिजिन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट इज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, second one is nuclear membrane, and third one is division of pre-existing dictiosomes. So इस प्रकार से 3 प्रकार से origin हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हो सकता है, तथा प्री एग्जिस्टिंग डिक्टियोसोम के विभाजन द्वारा इनका origin हो सकता है। So it has been proposed that the Golgi cisternae arise from the endoplasmic reticulum. The Golgi body remains connected with the endoplasmic reticulum and it is believed to originate from the endoplasmic reticulum. तो ये माना गया कि जो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, और ये जो गोल्जी बॉडी है ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, और ये माना गया कि है ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होती है। मोस्ट लाइकली एट फर्स्ट स्मॉल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स आर फॉर्म्ड बाय बडिंग फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये माना गया कि सबसे पहले एक स्मॉल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल का निर्माण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, और these vesicles then join and fuse to form the cisternae of Golgi body। और ये जो छोटी छोटी जो वेसिकल्स होती है ये क्या करती है, आपस में जुड़ गए तथा फ्यूज होकर के सिस्टर्नी का निर्माण करती है गोल्जी बॉडी की। In the cells of some lower plants and animals, the Golgi body may be formed from the nuclear membrane and the cell membrane। और कुछ जो लोअर प्लांट्स होते हैं तथा एनिमल्स होती है उनकी कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का यह माना गया कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा सेल मेम्ब्रेन से बन सकती है। Bach 1965
described the origin of Golgi from outer membrane of nuclear envelope in brown algae. जो ये बॉक जो उन्होंने 1965 में ये डिस्क्राइब किया कि जो गोल्जी बॉडी है ये ब्राउन एल्गी में जो न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन से बनती है. Vesicles are pinched off from outer nuclear membrane which fuse to form cisternae on the forming phase of dictyosome. It has been observed that during cell division in both plants and animals, the number of Golgi bodies increases. In each daughter cells, just after division, the number of Golgi is almost equal to the number in the parent cells prior to division. On the basis of this observation, it can be presumed that dictyosome also divide during cell division. अब ये क्या माना गया बेसिकली कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे ना जो वेजिकल पिंच्ड ऑफ होती है यानी निकलती है उससे और क्या करती है, फ्यूज होकर के और डिक्टियोसोम की सिस्टर्नी का निर्माण करती है. और ऐसा भी माना गया कि सेल डिवीजन के अंदर जो कि है ना जो प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों में जो गोल्जी बॉडी है वो इंक्रीज हो जाती है. और ऐसा माना गया कि जो डिक्टियोसोम्स है वो है ना जो सेल डिवीजन के समय डिवाइड होकर के दूसरे डिक्टियोसोम का निर्माण करते हैं. तो ये एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे क्या हो रहा है, ये आपकी वेजिकल्स थोड़ी छोटी छोटी वेजिकल्स बन रही है, देन ये क्या कर रही है, फ्यूज्ड होकर के सिस्टर्नी का निर्माण कर रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्रेटरी वेसिकल्स बनी हुई है इससे सिस्टर्नी से, ठीक है. और ये है ना जो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो ये जो सिस्टर्नी है ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है और दूसरी सिस्टर्नी बन रही है. यहाँ पे आइए देखिए, अब ये एक सिस्टर्नी है, यहाँ पे ये डिवाइड हो गई, यहाँ पे और जो सिस्टर्नी है वो भी धीरे धीरे डिवाइड हो गई और ये सेल डिवीजन से हो गया. तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि डिक्टियोसोम का ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी हो सकता है, जैसे आप फिगर ए से लेकर के डी तक देख सकते हैं, तथा अपन कह सकते हैं कि डिक्टियोसोम का जो ओरिजिन है वो डिवीजन द्वारा भी हो सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवीजन हो रहा है इनका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से बन रही है, यहाँ पे आदमी ये दो में टूट गई और इस प्रकार से डिवीजन द्वारा नए जो डिक्टियोसोम्स है उसका निर्माण हो रहा है. तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि जो आपका जो गोल्जी बॉडी है उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी निर्माण हो सकता है, डिवीजन से भी निर्माण हो सकता है, तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा सेल मेम्ब्रेन से भी इनका निर्माण हो सकता है. अब ये जो गोल्जी बॉडी है इसकी शेप किस प्रकार से होती है, यानी इसकी आकृति कैसी होती है. So the shape of the Golgi complex is quite variable in different somatic cell types of animals. Even in the same cell, there are variation in different functional stages. तो ऐसा माना गया कि अलग अलग जो सोमेटिक जो सेल्स होती हैं उनमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो भी अलग अलग होता है या उनकी शेप भी अलग अलग होती है. और ऐसा माना गया है कि यदि डिफरेंट फंक्शनल जो स्टेजेस है यानी जो कोशिका की जो क्रियात्मक अवस्थाएं हैं उनमें भी जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनकी शेप में वेरिएशन होता है. सो द शेप इज हाउएवर कांस्टेंट विद ईच सेल टाइप. इट वेराइज इन from a compact mass to a dispersed filamentous network. The Golgi complex is composed of flattened sacs known as cisternae. The sacs are stacked in a bent semicircular shape. The cis phase of Golgi complex that called entry phase, which is convex, lies near the transitional region of the rough endoplasmic reticulum and is usually oriented towards the nucleus. Its trans-exit phase is concave and is oriented towards plasma और cell membrane. यहाँ पे आप एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली ये इसकी स्विस फेज है और ये इसकी ट्रांस फेज है बेसिकली. तो आप आसानी से ये देख सकते हैं कि जो सिस फेज है वो है आपकी कॉन्वेक्स और जो ट्रांस फेज है वो इसकी कॉन्केव है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ देख रही है, और जो कॉन्वेक्स शेप है वो है ना जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ देख रही है. तो इस प्रकार से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसकी शेप कैसी होती है, ये सिस्टर्नी से बनी होती है जो कि है ना जो फ्लैटेंड सैक्स होती है यानी चपटी हुई
थैलियां होती बेसिकली ये एक, और दीज सैक्स आर स्टैक्ड इन ए बेंट सेमी सर्कुलर शेप। और ये जो जो सैक्स होती है ये सेमी सर्कुलर शेप में ना जो बेंट होती है और स्टैक होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ये रखी हुई हो सकती है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये जो सिस्टर्नी है ये बिल्कुल बेंट हुई है, और ये इस प्रकार से दो प्रकार की ये रीजन बना रही है, एक सिस फेस बना रही है और एक ट्रांसफेस रीजन बना रही है।